खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो यमुना बहन देखिए, सुबह की जो शुरुआत होती है वो मिठास से शुरू होती है। अब चाहे हम शुरुआत करें चाय से या फिर गुड़ से शुरू करें। चाय और गुड़ की बात तो हम कर रहे हैं, और सच कहें तो मिठास जो है ना वो हर चीज में जरूरत होती है, चाहे विवाह शादी हो चाहे कुछ भी हो, हर जगह मिठास की शुरुआत होती है। भाई कुछ मुंह मीठा कर लें। तो जब मुंह मीठा करने की बात आती है तो सच कहें गर्मी का जो मौसम चल रहा है इसमें आप देख रहे होंगे गन्ने का रस बड़े चाव से सब लोग पीते हैं। तो जो ये मिठास है, जो गन्ना है, जो फसल है, हमारे लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। जी बिल्कुल, और हमारे किसान बहन भाइयों के लिए भी लाभकारी है, और हम इसीलिए ये कार्यक्रम लेकर आते हैं, फोन इन कार्यक्रम, जो हमारे किसान भाई सीधा हमारे विशेषज्ञों से जुड़ते हैं और अपनी समस्या का समाधान पाते हैं। तो आज का विषय है गन्ने की फसल में मानसून पूर्व उर्वरक प्रबंधन। और आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीतू सिंह, जो कि कृषि प्रसार एमआईटी नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर में प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत हैं। और जो दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं वो हमारे डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, जो कि इंडियन पोटाश लिमिटेड में नई दिल्ली में मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं। बिल्कुल, तो चलते हैं नीलम बहन स्टूडियो की तरफ, और हमारे विशेषज्ञ इंतजार कर रहे हैं और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। किसान भाइयों नमस्कार। इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, और जिसका आज का विषय है गन्ने की फसल में मानसून पूर्व उर्वरक प्रबंधन, और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नीतू सिंह जी हैं, डॉक्टर उपेंद्र तेवतिया जी हैं, दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवनंदन जी। तो जब तक हमारे किसान भाई फोन करते हैं और जब तक उनके सवाल आते हैं, तब तक हम आपसे जानना चाहेंगे कि गन्ने की फसल में मानसून पूर्व उर्वरक प्रबंधन का क्या महत्व है। देखिए शिवनंदन जी, जिन्होंने अपनी गन्ने की फसल अक्टूबर में बोई है जी, उनकी फसल में इस समय फर्टिलाइजर की लास्ट डोज लगाने का समय चल रहा है, और मानसून से पूर्व अगर वो मिट्टी चढ़ाने से पहले जी, कुछ किसान भाइयों ने मिट्टी चढ़ा भी दी होगी, कुछ जो चढ़ा रहे हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि मिट्टी चढ़ाने से पहले जो लाइन है गन्ने की जी, उसमें इस समय लगभग 1 बैग यूरिया का, आधा बैग पोटास का और आधा बैग डीएपी का, और 25 किलो का बैग पॉलीहेलाइट का, ये कूड़ में डाल के और अच्छी तरह मिट्टी चढ़ा लें। ये जो आपने मात्रा डॉक्टर साहब बताइए, ये एकड़ की मात्रा है, 1 एकड़ प्रति एकड़, हाँ जी, प्रति एकड़ डाल के और मिट्टी चढ़ा के अच्छी तरह से दबा दें, और अगर मानसून आके बारिश हो जाए तो ठीक है, नहीं तो पानी लगा दें। इससे फसल में एकदम से वृद्धि होगी, और ये बिल्कुल जाना माना और पहचाना परखा हुआ नुस्खा है। तो इस तरह से करके फिर उसके बाद में मानसून में कोई भी फर्टिलाइजर लगाने की जरूरत नहीं होगी, जब तक कि कोई पत्तियों पे अगर किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट या किसी के डेफिशिएंसी के लक्षण ना दिखाई दें। अगर उसके बाद लक्षण दिखाई देते हैं तो उसमें स्प्रे किया जा सकता है, क्योंकि गन्ना बड़ा हो जाएगा तो ड्रोन से स्प्रे किया जा सकता है माइक्रो न्यूट्रिएंट का। और अगर कोई और भी तत्व की कमी आती है प्राइमरी सेकेंडरी की, तो उसका भी स्प्रे किया जा सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जिस तरीके से बताया कि गन्ने में किसान भाई मिट्टी चढ़ाने से पहले उर्वरकों का प्रयोग करें, लेकिन डॉक्टर नीतू सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की भूमिका गन्ने की वृद्धि के लिए किस प्रकार भूमिका रखती है। जैसे आपने पूछा शिवनंदन जी कि नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस जी, तीनों ही ऐसे तत्व है जिसकी बहुत अहम भूमिका होती है। जैसे कि पहले मैं
नाइट्रोजन से शुरू करती हूँ। नाइट्रोजन उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है जी। गन्ने की, उसमें वृद्धि करता है। सेल इलोंगेशन, इसका मतलब है कि पौधे की जो लंबाई में जो वृद्धि है उसमें नाइट्रोजन की प्रमुख भूमिका होती है। इसके बाद जो आपका फास्फोरस आता है, फास्फोरस जड़ों में वृद्धि करता है। जो जड़ें होती हैं, जड़ों का जो रूट्स का जो डेवलपमेंट है उसके लिए फास्फोरस बहुत उपयोगी तत्व में है। और तीसरा जो मुख्य होता है वो आपका पोटाश। तो पोटाश भी जड़ों के लिए है। और दूसरा ये इसके प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, जैसे हमारी होती है ना इम्यूनिटी, ऐसे पौधों की भी प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको बढ़ाता है और उसे थोड़ा मजबूती प्रदान करता है। जी डॉक्टर साहब, आपने पोटास में काफी काम किया हुआ है, तो पोटास का गन्ने की वृद्धि के लिए क्या महत्व है, ये बताइए। जी पोटास, देखिए पोटास तो मिठास के लिए नंबर 1 उर्वरक माना गया है जी। और पोटास जो है इतनी शक्ति प्रदान करता है गन्ने को कि वो गिरता भी नहीं है, उसको इतना हार्ड बनाता है कि कीट और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करता है। और जो उसमें जो रिकवरी है जिसके लिए गन्ना उगाया जाता है, रिकवरी भी इंक्रीज होती है। आप ये देखिए कि गन्ने को पोटास की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और ये इस बात से है कि जो गन्ना के रस के बाद प्योरिफिकेशन किया, चीनी बनाई, मोलेसिस बनाया, एल्कोहल बनाया, और उसके बाद में जो वेस्ट पदार्थ निकलता है जी, उससे फिर पोटास ड्राइव्ड फ्रॉम मोलेसिस बनाया जाता है। उसमें भी 14.5% पोटास होता है। जबकि वहां से गन्ने से बगास में भी गया थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा प्रेस मड में गया, चीनी में जाता नहीं है, उसके बाद सारा मोलेसिस में गया, उसके बाद भी जो उसकी राख बनती है 14.5% होता है। तो उसको दोबारा से हम खेतों में डालते हैं। तो ये दोबारा वहां से गन्ने से जो अवशोषित हुआ वापिस हम गन्ने के खेत में इसे पहुंचाते हैं। और ये तत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो वाटर का रेगुलेशन है वो पौधे में बनाता है, और सभी क्रियाओं में ये भाग लेता है, और आवश्यक पोषक तत्व है। और प्राइमरी जो NPK कहते हैं उनमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और पौधे की हर एक वृद्धि मापदंड में इसका सहयोग रहता है। जिस तरह से डॉक्टर साहब आपने बताया है, ये उर्वरक हैं, इसको आपने के उसकी मिट्टी चढ़ाने से पूर्व डाल के करना चाहिए। सिंचाई अगर बारिश नहीं होती है तो सिंचाई कर देना चाहिए। लेकिन अगर बारिश में थोड़ी और देरी होती है तो किसान भाई क्या इसमें कुछ समय में बदलाव कर सकते हैं उर्वरकों के? नहीं, देखिए अगर एक बार मिट्टी चढ़ाकर जो मैंने ये डोज लगाई, ये अंतिम डोज होगी। अंतिम, हाँ, उसके बाद में कोई डोज लगानी नहीं है। क्योंकि उसके बाद में क्या है कि देखिए पोटास और फास्फोरस की तो रिकमेंडेशन नहीं है, उनको मिट्टी के नीचे दबाना जरूरी है। तो जब हमने मिट्टी चढ़ा दी तो जो जड़ें पूरी उसमें फैलेंगी जो मिट्टी चढ़ाई है, तो उसमें वो उस फर्टिलाइजर को लेंगे। उसके बाद केवल नाइट्रोजन रह जाता है जिसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं ऊपर से। और नाइट्रोजन उसके बाद करना नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन अगर उसके बाद करोगे तो पौधे में रोग और कीटों का आक्रमण बढ़ेगा, क्योंकि उसके बाद गन्ना इतना बड़ा होने के बाद में नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती है। जी, तो डॉक्टर साहब जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि गन्ने की फसल में अगर ज्यादा उर्वरक डाल दिया या आपने नाइट्रोजन डाल दी बाद में, तो उस पर कीड़े और बीमारियों का प्रकोप हो जाता है। तो क्या इस समय भी कुछ कीट बीमारियों का प्रकोप होने की संभावना है? हाँ, इस समय देखिए टॉप बोरर है जो उसके लिए उसके रोकथाम की जरूरत है, जिसमें ऊपर की जो टॉप होता है उसको जो कंसुआ कहते हैं, जो टॉप बोरर है वो काट देता है। अगर उसको किसान खींचेगा तो वो खिंच जाता है और नीचे से वो काला काला होता है। और अगर उसे फाड़ के देखेंगे अगर गन्ने को, तो उसमें एक गिंडार सी मिलेगी उसके गोब में बिल्कुल वो ऐसे निकल जाएगी। अगर उसको फिर देखोगे तो या तो वो जो आप खींचोगे उसके तने को उसमें भी आ सकती है, और या अंदर रह जाएगी। तो अगर उसको फाड़ के देखोगे तो अंदर एक गिंडार टाइप सी मिलेगी, उसको कहते हैं टॉप बोरर। कंसुआ भी कहते हैं इसको, सलाई भी कहते हैं किसान भाई। तो उसके रोकथाम के लिए जो क्लोरएंट्रोनिलीप्रोल है, जो CTPR कहते हैं, उसकी 150 ml की एक बोतल आती है। वो IPL भी देती है, सप्लाई कर रही है अपनी शुगर मिल में किसानों के हित के लिए। तो डॉक्टर साहब बीच में माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा आपको, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। जी। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी।
तमाम श्रोताओं, तमाम जो हमारे विशेषज्ञ उनको भी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं यूपी से बिजनौर से अब्दुल हमीद बात कर रहा हूँ। जी जी, आपने बताया कि जो आखिरी वो मिट्टी लगाने की जो डोज होती है उसमें फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन लगाते हैं। जी हम जैसे कैल्शियम लगाते हैं, कैल्शियम, पोटास और नाइट्रोजन जी। हम इसको लगाते हैं, तो उसके साथ में तो उसको नहीं लगाया जाएगा ना, डीएपी को? नहीं, कैल्शियम को लगा सकते हो, जिंक नहीं लगानी है। अच्छा अच्छा, कैल्शियम लगा सकते हैं इसके साथ? हाँ, जिंक नहीं लगानी। जिंक के साथ में जो है फास्फोरस का बड़ा दुश्मनी का रिश्ता है। जाता है जमीन की। वो जिंक और फास्फोरस दोनों पत्थर बन जाते हैं, ना जिंक मिलता ना फास्फोरस। कैल्शियम आप लगा सकते हो। अच्छा, कैल्शियम लगा सकते हैं हम डीएपी के साथ में भी? यस सर। डीएपी, कैल्शियम और पोटास और नाइट्रोजन। इसमें वो जिंक नहीं मिलाना है, जिंक अच्छा सल्फेट। अच्छा 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 अच्छा। और ये देखिए, ये गन्ने में है, गन्ने में जो है ज्यादातर फास्फोरस अगर जैसे गेहूं धान में बुआई के समय ही डाला जाता है। हाँ, बुआई के समय डाला जाता है। तो इसमें क्योंकि एक हमारी प्रक्रिया मिट्टी चढ़ाने की ऐसी है जो हमें दोबारा भी मौका देती है, तो हमारा ये रिकमेंडेशन है कि आधा फास्फोरस और आधा पोटास तो हम बुआई के समय डाल दें, और आधा फिर देखिए मिट्टी अच्छी तरह चढ़ाओगे तो उसमें भी आप देखते होगे जो मिट्टी चढ़ाते हैं उसमें भी जड़ें फैल जाती हैं गन्ने की। हाँ हाँ, फैल जाती है। हाँ, उनको जितनी जड़ें फैलेंगी उतनी वृद्धि होगी और उनकी पकड़ भी बनेगी मजबूत। अच्छा, तो इसलिए उसमें कूड़ में डाल के आप अच्छी मिट्टी चढ़ा दो तो वो बहुत अच्छा असर करती है। अच्छा। और वो आगे देखिए कितने 1 साल की फसल होती है। अगर आपने बुआई के समय सारा डाल दिया और वो 1 साल तक अवेलेबल होगा या नहीं होगा। अगर आप बीच में भी आप मिट्टी चढ़ाते हो, 3, 3.5, 4 महीने में मिट्टी चढ़ती है, उसके बाद करोगे तो आपकी अगली फसल में वो आगे को जो आएगी उसमें पूरा वृद्धि देगा, नई जड़ें निकलेंगी आपकी जो मिट्टी चढ़ाई है, और अच्छे पोषक तत्व लेगा वो, तो अच्छी वृद्धि होगी। हाँ, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हम ये पेड़ी होती है इसमें तो हम जो फास्फोरस और पोटास जो लगाते हैं तो वो उसी के माध्यम से लगाते हैं जो ये घुलनशील आते हैं? हाँ, देखिए ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और सभी किसानों को मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए पैदावार तो पेड़ी भी देती है जी, और पौधा से ज्यादा भी देती है। हाँ, पौधा से भी ज्यादा। तो उसको भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। और डॉक्टर साहब लागत भी कम लगती है। हाँ, लागत भी बीज की आपकी बुआई का वो इंतजार भी नहीं करना पड़ता, तुरंत उसमें टिल्लिंग होने लगती है, ब्यात होने लगती है। देखिए किसान भाई, हमें देखिए पहले भी करते थे कि उसके पेड़ी को हल से जोतते थे जी। तो मैं खुद, मुझे पता है हमारे फादर जब हल निकालते थे बिल्कुल खूड़ के बराबर से, तो उसमें खाद डालते थे। हाँ, खाद और खाद डाल के जैसे ही पानी दोगे वो जड़ों के गहराई में चला जाता है खाद एकदम। जी जी। एक तो उससे उसकी जड़ें कट जाती हैं जो पुरानी होती हैं। हाँ। पुरानी कटते के साथ ही नई नई ताजा जड़ें निकलती हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन क्षमता बहुत ज्यादा होती है जी। इसको एक प्रक्रिया भी कहते हैं, इसको कहते हैं रूट प्रूनिंग। और आज की भाषा में जो रेट्यून मैनेजमेंट डिवाइस आ रही है, हालांकि वो उस तरह की इफेक्टिव नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा एक वो है जो वो साइड से उसको काटती चली जाती है। जी जी, आ रही है। तो उसमें जो है उसमें वो जो हैरो से काटते हैं उससे वो इतना नहीं काटता, मैं सेटिस्फाई उससे नहीं हूं। अगर उसको कोई आप आज भी हल मिल जाते हैं जो पेड़ियों को जोतने के लिए, कुछ लोग अपने बैल रखते हैं और हल रखते हैं। अगर पेड़ी को आप हल से जुतवा के और साइड से गहरी जुताई करके और उसमें खाद डाल के पानी लगाएं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और उसमें फास्फोरस भी डालना चाहिए और पोटास भी डालना चाहिए। जी जी। लेकिन अब एक बात और जरूरी है ध्यान रखने जी जी जी। इसमें शॉर्टकट ना अपनाया जाए। अच्छा। शॉर्टकट कैसे? कुछ किसान भाई क्या है, ऊपर से डीएपी उसमें छिटक दिया पेड़ी में, ऊपर से पोटास छिटक दिया। देखो ये जानना जरूरी है कि ये जो नाइट्रोजन की तरह ये गहराई तक नहीं जाता, ना फास्फोरस ना पोटास। जी जी। फिर वो ऊपर पड़ा रहेगा, फिर उसको आपको सफेद सफेद धब्बे दिखाई देंगे। और किसान फिर क्या करता दिमाग में, अरे भाई ये तो डीएपी खराब है, ये तो ये खराब है। उसको नॉलेज का अभाव है कि वो नीचे भी जाके ऐसे ही पड़ा रहता है, जमीन में भी ऐसे ही रहता है। जब जड़ जाती है उसके पास तक तभी वो मिलता है, वो नहीं जाता इधर उधर। तो इसलिए कभी भी इनको ऊपर से ना डाला जाए, अन्यथा आपका जो पैसा है वो बर्बाद होगा, जो लेबर लगी है वो भी बर्बाद होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपकी जो आईपीएल की पोलियोलाइटिस है ये यहाँ बिजनौर में तो नहीं मिलती है? ये देखो मिलनी तो चाहिए हर एक जगह, लेकिन आप
जो हमारे ऑथराइज्ड डीलर हैं जो आईपीएल के, जी आप उनसे पता करो। हो सकता है जिसके पास आप, तो जरूर डाल लेंगे। हाँ हो सकता है जिसके पास आप गए उसके पास ना हो। पोटाश तो हम आईपीएल की लगाते हैं, और भी कई जो इसके प्रोडक्ट हैं वो भी लगाते हैं आईपीएल के। वो अच्छी कंपनी आती है, अच्छा रिजल्ट आता है उसका। जी जी। तो अगर आप वो है तो शिवनंदन जी का अगर नंबर हो तो आप हमें अपना नंबर इनके द्वारा हम ले लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास में पॉलीहेलाइट भिजवाया जाए। बहुत ही बेहतरीन उर्वरक है और उसमें 4 पोषक तत्व होते हैं और काफी मात्रा में होते हैं। और एक और बात है कि ये ऑर्गेनिक होता है, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है। अच्छा। तो और भी बहुत अच्छा है। और शुगर केन के में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत अच्छे चलो रिजल्ट देखो, अब तो पूरा हो लिया मामला। अगले साल ऊपर वाले ने जिंदगी रखी तो आपसे जरूर संपर्क करेंगे, जरूर मिलवाऊंगा। और आपका प्रोग्राम हम सुनते चले आते हैं। जब से आपने ये गन्ने की पाठशाला शुरू की तब से ही मैं ये प्रोग्राम जरूर ही सुनता हूँ। बहुत बढ़िया। काफी लाभ मिलता है आपकी बात सर। बहुत ही हम इसमें काफी फायदा हुआ हम अपनी खेती में काम जी। देखिए ये इंडियन पोटाश लिमिटेड देखो पहली ऐसी कंपनी है कि जिसने गन्ने की पाठशाला शुरू की है जी। और किसी की आपने नहीं सुनी होगी। हम गन्ने के किसानों के लिए सभी तरह के बेहतरीन प्रोग्राम करते रहते हैं। बहुत ही अच्छे प्रोग्राम साहब आपके, बहुत ही लाभ हो रहा किसानों। ठीक है, आपके आसपास के और भी किसान हैं, उनको कार्यक्रम से भी जोड़ो। ठीक है, जोड़ते हैं, हम बताते हैं। बिल्कुल। जो मतलब असल में बात एक होगी ना शिवनंदन लाल जी, क्योंकि रेडियो से तो बहुत कम लोगों के संपर्क हो गए। और जो मतलब ये फोन वाले हैं आज के टाइम में, लोग अपनी अपनी बातें और देखते हैं और चैनलों को देखते हैं। जो असल चैनल है वो ये है, यहाँ से हमें सही पता सही ठीक बिल्कुल। अभी आपके किसी साथी का फोन आ रहा है, आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ये हमारे जागरूक किसान थे और कार्यक्रम के विधिवत श्रोता भी हैं, और जो भी कार्यक्रम में जानकारी दी जाती है तो उसको भी ध्यान से सुनते हैं और अपनी जो भी फसल लगाते हैं उस पर वो लागू करते हैं। और दूसरे किसान भाई भी लाइन पे हैं। हेलो, नमस्ते सर जी। नमस्ते। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर सितारे बिहार के वैशाली जिले से। जी डॉक्टर सितारे जी, मैं बहुत याद करता हूँ आप लोगों को, बहुत फायदा उठाता हूँ खेती बाड़ी से। हम तो आपकी सेवा के लिए ही हैं, फायदा उठाइए खूब। तो आप वहाँ कार्यक्रम कैसे सुनते हैं? रेडियो टीवी पर सुनता हूँ, टीवी पर। अच्छा, डीटीएच के थ्रू? जी डीटीएच के थ्रू। हाँ, बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो आपको ठीक सुनाई देता है? खूब साफ सुनाई देता है। तो दिल्ली के कार्यक्रम कौन कौन से सुनते हैं? ये सुनता हूँ, खबर सुनता हूँ, भेजो किसान भी सुनता हूँ। तो आज क्या सवाल है डॉक्टर साहब से गन्ने की पाठशाला में? गन्ने की पाठशाला में पानी बरस गई थी तो कुछ खेती में खराबी आ गई है, मुर्गन। कितना पानी भरा हुआ है? बरस गया था लेकिन अब सूख रहा है आस्ते आस्ते। अच्छा, पत्ती पीली पड़ गई है? जी, पत्ती पीली पे मुरझा गई है। कितनी देर भरा रहा, कितने दिनों भरा रहा पानी? 3 दिन। 3 दिन। कितने फुट? 1 फीट है, 1 फीट। तो 3 दिन में तो नहीं मुरझानी चाहिए। कौन सी वैरायटी है? देहात वाली परब के लिए हम लोग रोपते हैं। अच्छा, तो खाद वाद डाला था? खाद डाला था। अब बिल्कुल पानी निकल गया, बिल्कुल सूख गया या अभी कुछ नमी है? जी, अभी नमी है, गीलापन है थोड़ा सा। तो गीलापन है तो थोड़ा उस यूरिया डालिए। नीचे की पत्ती पीली है या ऊपर की? ऊपर वाली ज्यादा है। अच्छा, ऊपर की है। तो फिर सल्फर की कमी है आपके, इसमें सल्फर डालिए आप। WDG सल्फर डालिए 5 किलो एकड़ का, 85% वाला। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है डॉक्टर सितारे, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब हमारी बात बीच में रह गई थी, टॉप बोरर की आप बता रहे थे कि टॉप बोरर के रोकथाम के लिए बताना था आपको, जो गोब में कीड़ा। हाँ, तो उसके लिए जो मैंने बताया CTPR आता है एक, जो हमारा IPL का भी आता है पोर्टजन के नाम से। तो उसका जो है 150 ml की सीसी है जो 1 एकड़ के लिए होती है। उसको 400 लीटर पानी में डाल के और उसकी ड्रेंचिंग की जाती है कूड़ों में, नोजल ढीला करके, और उसकी ड्रेंचिंग धार से वो पूरा करते हैं। प्लांट पे भी डालते रहो, पूरा तर होकर नीचे जाता रहेगा। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि जो इसका गोब में कीड़ा जाता है वो नीचे से जाता है? देखियो, जाता नीचे से नहीं है, लेकिन जो ये केमिकल है ये सिस्टेमेटिक है। सिस्टेमेटिक मतलब जड़ जब इसे एब्जॉर्ब करेगी तो ये पूरे प्लांट में समान रूप से फैल जाएगा। तो उसमें जहां भी कीड़ा होगा वहीं पे वो मर जाएगा।
ये रूट से नहीं आता, ये ऊपर से ही होता है। जब देखिए अंडे होते हैं ना उसके, जो ये अंडे देते, इसकी एक पूरी वो है लाइफ साइकिल। तो अंडे देते हैं, अंडे से जो है फिर वो बनती है, कहते हैं तितली बनती है, तितली फिर उससे गिंडार बनती है, गिंडार जो है वो जाती है फिर हर एक प्लांट में। और एक और मैं बात बताऊं आपको जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, और ऐसे क्वेश्चन करने से ही किसानों का ज्यादा लाभ होता है। एक जो तितली है वो 400 अंडे देती है और 400 ही गिंडार बनती है उसमें जी। और शिवनंदन जी 400 गिंडार 400 गोभ में जाएंगी, एक में 2 या 3 नहीं जाती किसी भी गोभ में। उनको पहले से ये पता चल जाता है कि इस गोभ में अंदर पहले से गिंडार है, वो दूसरा गोभ ढूंढेगी। 400 गोभ 400 पौधों को नष्ट कर देती है केवल एक तितली। बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा। उसके लिए जो ट्रैप है, सोलर ट्रैप जैसे फेरोमन ट्रैप, इन तितलियों को ट्रैप करने के लिए किया जाता है। जब तितली को ही मार लेंगे तो उससे जो 400 अंडे होंगे, एक तितली को मारने से 400 पौधे हमारे बचेंगे। तो इसलिए किसान भाई, और अगर कुछ भी ना करें, एक चीज कर लें, एक बल्ब लगा दें एक कोने पे, उसमें नीचे पानी भर दें, पॉलीथीन लगा के गड्ढा करके पानी भर दें जिससे कि पानी रहे, उसमें मिट्टी का तेल डाल दें और ऊपर बल्ब लगा दे, तो वो बल्ब पे आएंगी सारी तितलियां। हाँ, उजाले पे आते हैं और वो आके नीचे गिरेंगे, उसमें जो है वो मर जाएंगी, चिपक जाएंगी पानी में। इस तरह से भी किसान लाभ ले सकते हैं। बाकी ऐसी बहुत सारी डिवाइस, फेरोमन ट्रैप और सोलर लाइट ट्रैप आ रही हैं, जो उसमें फील्ड में जगह जगह खड़ी कर दें तो उसमें वो सारी इकट्ठी होकर मर जाती हैं। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं? सर सुखबीर सिंह बोल रहा था, ग्राम कलौंदा, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर से। जी सुखबीर सिंह जी, क्या सवाल है आपका? सर पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने किसानों के लिए ये गन्ने की पाठशाला का आयोजन आपने शुरू किया है, तो इससे किसानों को काफी बेनिफिट होगा। और मेरा सवाल डॉक्टर नीतू सिंह मैडम से है। जी जी। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हम डीएपी का प्रयोग बुआई के समय में नहीं कर पाए या खेत की तैयारी में नहीं कर पाए, तो क्या हम इसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, फसल में, खड़ी फसल में लगा सकते हैं? जी डॉक्टर नीतू सिंह जी। हाँ, आप लगा सकते हैं, लेकिन जो डीएपी है ना, नाइट्रोजन है इसमें आपका और फास्फोरस है, तो आप इसे लगा सकते हैं। लेकिन एक जो आपका संतुलित जो उर्वरक है उसका आप ध्यान रखें, किसी भी मात्रा को अधिक ना लगाएं। जैसे इसमें आप नाइट्रोजन या यूरिया का यूज़ करते हैं ना, उसको यूज़ ना करें ज़्यादा। अधिक लगाने से जो पौधे होते हैं वो, उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी वो होती है, कमज़ोर पड़ती है और वो कमज़ोर होकर गिर भी जाते हैं। तो आप इसे संतुलित मात्रा में लगाएं। जी मैम, एक सवाल और था मेरा कि मैं क्या, जैसे किसान डीएपी को लगाते हैं या जिंक लगाते हैं, तो डीएपी और जिंक को एक साथ मिला के लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते इसे। आप जब लगाएंगे ना इसे, तो ना आपको जिंक मिलेगा, ना ही कोई फास्फोरस, अन्य कोई तत्व नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ये इनमें एक प्रतिक्रिया होती है रासायनिक, जैसे रिएक्शंस हो जाते हैं ना, तो इस टाइप का रिएक्शन होता है कि वो एक तरह का जिंक फॉस्फेट बन जाता है और वो बिल्कुल बेकार होता है, वो पौधों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप कभी ऐसे ना करें, तो क्या तरीका अपनाएं? लगाएं, अलग अलग प्रयोग करें उसका, एक साथ ना लगाएं उसको। और आप मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। बिना जांच के आप कभी भी कोई भी जो तत्व होते हैं ना, मृदा की जांच बहुत आवश्यक है, उसके आधार पे ही आप रिकमेंडेड डोज का ही प्रयोग करें। सुखबीर जी देखिए, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बताया, संतुलित उर्वरक का उपयोग करें। मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है अवेलेबिलिटी ना रही हो बोते समय, तो आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बाद में अगर डालें तो कैसे डालें। देखिए, सबसे पहले हमें फास्फोरस का ये समझना पड़ेगा कि फास्फोरस जहां डाल देते हैं वहीं पड़ा रहता है, वो इधर उधर नहीं जाता नाइट्रोजन की तरह। नाइट्रोजन तो अगर थोड़ी भी नमी होगी तो पूरे खेत में नीचे जड़ों तक भी बराबर पहुंच जाएगा, गहराई में भी और साइड बाय साइड भी चलता है ये। तो अगर आप छूट गया है आपसे बोते समय, अगर डीएपी नहीं डाल पाए हैं, पहली बात तो डीएपी ना मिले तो एनपीके ले सकते हो आप कोई सा भी, और तो एनपीके के द्वारा भी वो आपका फास्फोरस जा सकता है। एक टीएसपी और आ रहा है, ट्रिपल सुपर फास्फेट, वो भी ले सकते हो, और सिंगल सुपर फास्फेट भी ले सकते हो, उसमें भी फास्फोरस मिलता है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि केवल डीएपी अगर नहीं मिल रहा है तो सिंगल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, और आप दूसरे एनपीके जो उर्वरक हैं उनके लिए भी आप उनका भी
चुनाव कर सकते हैं। जी। फिर भी अगर किसी वजह से आप डाल नहीं पाए तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप उसकी जुताई करिए। जुताई करते समय अगर हल मिल जाए और उसके कूड़ के पास से हल निकालो और उसमें फिर डीएपी डाल दो और पानी लगा दो तो वो नीचे पहुंच जाएगी जड़ के। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से इस समय भारत सरकार का भी जोर है कि संतुलित उर्वरक प्रयोग का, खेती बचाओ, उस पर बात कर रहे हैं, तो क्या गन्ने की फसल में जो हमारे जैविक उर्वरक हैं और रासायनिक उर्वरक, दोनों का संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? डॉक्टर नीतू सिंह जी। आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया। जो जैव उर्वरक है और रासायनिक उर्वरक जी, दोनों में ये अंतर है कि जो जैव है उसमें जीवन है, रसायन अलग होता है। तो जो जैव उर्वरक होते हैं जैसे आपका एजोस्पिरिलियम है, एजिटोबैक्टर है और आपका पीएसबी है, फॉस्फेट सोलराइजिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो ये जो जैव उर्वरक है ये इसमें क्योंकि रसायन नहीं है तो कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं होगा। यदि आप इसे अधिक मात्रा में भी डालते हैं तो भी इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन रसायन का दुष्प्रभाव दिखता है अगर आपने उसे अधिक मात्रा में प्रयोग किया। तो जैव उर्वरक हमारे किसान भाइयों को उसका भी अपने खेतों में प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ये है कि जानकारी के अभाव में वो नहीं कर पाते हैं। जब जानकारी नहीं होती है तो वो उसका प्रयोग नहीं कर पाते। ये जो जैव उर्वरक है अगर आप अपने गन्ने की फसल में इसको पहले, जैसे हम जब इसकी अपनी शुरुआती उसमें होती है, हम इसका बिजाई करते हैं, हाँ, बीज का जो उपचार करते हैं उस समय भी आप इसका ले सकते हैं। आप इसे गन्ने का जब आप उपचार करते हैं जड़ का और उसको आप लगाते हैं तो आप उसे कम से कम 1 घंटे अगर डुबो के रखें, जिसमें आपका एजोस्पिरिलियम है और आपका एजिटोबैक्टर है, ये पीएसबी, तो ये क्या करते हैं आपको जो हमारी मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं उसको उपलब्ध कराते हैं। जैसे पीएसबी है, फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट के फॉर्म में हमारा जो पौधा होता है गन्ने का वो लेता है उसे, तो इसे वो बैक्टीरिया इसको आपके पौधे को उपलब्ध कराता है। ऐसे जो एजोस्पिरिलियम है, एजिटोबैक्टर है, ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन होती है 79%, तो उसका जो स्थिरीकरण होता है वो हमारे ये जो बैक्टीरिया है जो हमारे पहले से ही है मृदा में होते हैं, लेकिन बहुत अधिक रसायन का यूज करने से ये भी खत्म हो जाते हैं। तो इनको समय समय पर डालते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा मृदा का स्वास्थ्य जितना अच्छा रहेगा फसल की गुणवत्ता और उसकी उतनी अधिक यील्ड हमें उत्पादन प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करना चाहिए, रासायनिक उर्वरक साथ में जैविक उर्वरकों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार। कौन भाई बोल रहे हैं? अनुराग बोल रहा हूँ सर। हाँ, अनुराग जी, कहाँ से? जीतपुर बुलंदशहर। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल डॉक्टर नीतू सिंह से है जी कि यूरिया की जैसे कमी चल रही है तो हम गन्ने की फसल में यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं और कितनी मात्रा में कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब। यूरिया का देखिए स्प्रे आप 2% इसका जो घोल होता है वो, लेकिन 90 दिन की फसल होनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले आप नाइट्रोजन तो लगा ही लेते हैं, बेसल डोज के रूप में भी लगाते हैं, स्प्लिट डोज भी लग जाती है। लेकिन उसका प्रयोग आप करेंगे तो एक तो आप ये भी देखेंगे पत्तियों में यदि पीलापन, जैसे यूरिया की कमी, ये नाइट्रोजन की कमी से जो पीलापन होता है ना पुरानी पत्तियों में आता है, उसके ऊपर की पत्तियों में नहीं आता है। और अगर आप इसका 2% घोल है उसका छिड़काव करते हैं, जैसे 2 किलो 100 लीटर में उसका वो करके 1 एकड़ में स्प्रे करते हैं, तो उससे भी अच्छे आपको रिजल्ट इसके प्राप्त होते हैं। ठीक है मैम, धन्यवाद। ठीक है अनुराग जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई जागरूक हैं काफ़ी और डॉक्टर साहब जानना भी चाहते हैं कि उनके मन में जो भी सवाल होते हैं कि, लेकिन डॉक्टर तेवतिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे मानसून पूर्व उर्वरक प्रबंधन में किसान भाई क्या गलतियां करते हैं? देखिए, मानसून पूर्व में किसान भाई गलती करते हैं कि एक तो जो बेसल डोज है कभी कभी वो नहीं डालते हैं, और दूसरा मिट्टी टेस्ट नहीं कराते, बिना मिट्टी टेस्ट करे डालते हैं। अगर मिट्टी टेस्ट कराएंगे तो हमको पता चलेगा हमें कौन कौन से उर्वरक डालने हैं। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई फोन ले। हाँ, हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी।
मैंने कॉम्प्लेक्स और यूरिया लगाया था ईख में। क्या लगाया है? कॉम्प्लेक्स और यूरिया लगाया था ईख में। अच्छा, कॉम्प्लेक्स। हाँ ठीक है, ठीक है। कूड़ लगाया था मैंने वो अभी। तो उसमें पानी कब लगाना चाहिए? आप ये बताओ कितनी बड़ी है आपकी जो गन्ने की फसल? 7 फुट की हाइट में। 6-7 फुट की हाइट है। हाँ जी। तो और आपने लगाया है अभी कॉम्प्लेक्स लगाया है और यूरिया लगाया है। जी जी। मिट्टी चढ़ गई नहीं चढ़ी अभी? हाँ, मिट्टी चढ़ गई। तो मिट्टी चढ़ने के बाद लगाया पहले लगाया? मिट्टी चढ़ने के बाद लगाया ये अभी। तो मिट्टी चढ़ने के बाद में क्या उसमें बखेरा है खेत में? नहीं, कूड़ लगाया था। अच्छा, मिट्टी चढ़ाने के लिए कूड़ लगाया। देखिए, अब ये है कि आप यूरिया अगर मिट्टी चढ़ चुकी है तो वैसे तो अब आपकी 7 फीट की फसल हो गई है, आपको यूरिया लगाने की जरूरत नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने एनपीके कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर लगाया है उसमें भी एक पार्ट कौन सा लगाया आपने कॉम्प्लेक्स? ये कॉम्प्लेक्स उसका आता है 11 का। अच्छा, तो उसमें जो आपने वो लगाया, अब ये मैं समझ नहीं पा रहा आप, क्योंकि एनपीके तो बनाता नहीं है ये, तो वो कौन सा लगाया? क्योंकि उसमें एनपीके तीनों थे या कोई कौन सा है? हाँ जी, उसमें तीनों ही आते हैं, तीनों ही। हाँ, तो तीनों थे। तो वो जो है आप फास्फोरस और पोटास देखो ऊपर से डालना की सिफारिश नहीं है, वो फायदेमंद नहीं है फसल और वो के लिए। फायदेमंद नहीं है, वो आपको फायदा नहीं देगा, उसमें थोड़ा आपका पैसे का नुकसान हो गया। लेकिन नाइट्रोजन जरूर मिल जाएगी आपकी, नाइट्रोजन उसमें भी होती है आपके कॉम्प्लेक्स में भी, जब आप कह रहे हो तीनों है। लेकिन ये मैं आपको अभी बता रहा था मैं इसमें पहले किसान को कि ये अगर मिट्टी चढ़ाने से पहले आप कूड़ में डालते और उसके बाद पानी लगाते तो बहुत अच्छा फायदा मिलता। अब अभी करीब 4 फुट की हाइट है उसमें ईख में। हाँ, उसमें लगाया है अभी, उसमें मिट्टी नहीं चढ़ी है। हाँ, तो उसमें कूड़ में लगाओ और उसमें मिट्टी चढ़ाओ, फिर देखिए उसमें बहुत फायदा करेगा। जी जी। और पानी कब लगाएं? पानी चढ़ाते ही, मिट्टी चढ़ाते ही लगा दो। मिट्टी चढ़ाते ही? हाँ, अगर घास हो तो रुक जाओ 2-4 दिन, घास को सूखने दो। हाँ, घास तो हो जाती है। हाँ, तो घास को सूखने दो थोड़ा सा और पानी लगा दो, क्योंकि उसका असर जब ही होगा जब पानी लगाओगे आप खाद का। जी जी। ठीक है, अंदर अपना इतने वो मिट्टी में रहेगा, जब भी पानी लगाओगे तभी उसका असर आएगा, जब भी जड़ों को मिलेगा। यही पूछना था सर। ठीक है अनुराग जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप जिस तरीके से हमारे किसान भाई ने भी देखो वही गलती की, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो उर्वरक प्रबंधन में किसान भाई मानसून पूर्व डालते हैं तो क्या गलतियां करते हैं? तो मैंने जैसा बताया आपको कि ये कभी कभी ऊपर से पोटास डाल देते हैं, ऊपर से डीएपी डाल देते हैं, तो ये गलतियां हैं। और फिर अच्छी तरह से जब खेत की जिस समय तैयारी होती है उस समय आपकी सॉइल की जो टेस्ट रिपोर्ट है आपके सामने होना चाहिए और उसके हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट कितना डालना है, एनपीके कितना डालना है, उसी के हिसाब से कौन सा बेसल डोज में बुआई के समय डालना है और कौन सा उसके टॉप ड्रेसिंग करनी है। तो जैसे आपने सूक्ष्म पोषक तत्वों के जिक्र किया है, तो उसमें जैसे आयरन हो गया, बोरान है, तो इसका प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए? देखिए, जो भी न्यूट्रिएंट है, ये सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट जी, इनकी सिफारिश बेसल डोज में की गई है। और अगर इस मिट्टी टेस्ट में इनकी कमी ना दिखाई दे तो इनको बेसल डोज में नहीं डालते हैं। दूसरा कारण है, दूसरा टाइम होता है कि अगर इनकी डेफिशिएंसी के सिम्टम खड़ी फसल पे दिखाई दे तो इनको स्प्रे द्वारा, छिड़काव द्वारा इनको पूर्ण किया जा सकता है। क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो कहते हैं इनको, कहते ही इसलिए हैं कि इनकी जो है बहुत सूक्ष्म मात्रा की जरूरत होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं इन्हें, क्योंकि इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा में जरूरत होती है। एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो हेलो, लाल जी, राम राम। राम राम जी। गढ़गंगा नए जिला हापुड़ में घनश्याम बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी घनश्याम भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया है, तुम्हारी बात और भी सही हो जाए। डॉक्टर साहब को सब राम राम। राम राम जी, राम राम। तो क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है, ये मैंने जो है हल चलवा के मट्टी चलवा दी गन्ने में। यानी गन्ने में पहले आपने उसकी हल चलवाया,
उसके बाद में मिट्टी चढ़ा दे। हाँ जी। और कोई उर्वरक वगैरह डाला? हाँ, मैं ये तो पूछ रहा हूँ, देसी खाद डाल के जो हल चलवाया आपको। क्वेश्चन क्या है आपका? अब क्वेश्चन ये है जी कि इसमें जो है खाद बखेरना चाहिए अब ना। इन्होंने देसी खाद डाली है। देसी खाद आपने बखेर के हल चलवा दिया। हाँ। फसल कितनी बड़ी है? फसल बड़ी है, कोई 2-1.5 मीटर की। 2-1.5 मीटर की। कब बोई थी? मार्च में? मार्च? हाँ, ब्योर है, ब्योर। हाँ, ब्योर है। बोई कब थी? गेहूं काटने के बाद? हाँ, गेहूं में ही थी। अच्छा, गेहूं में ही बो दी थी। हाँ। तो अब ऐसा है कि जो आपने खाद डाल दी, कूड़ी की खाद डाली है? हाँ, कूड़ी का डाला ही, मेरा गोबर का। अच्छा, अभी मिट्टी नहीं चढ़ाई? ना, मिट्टी चढ़ा दी हल से। अच्छा, हल से मिट्टी चढ़ाई है। हाँ। अच्छा, तो मिट्टी चढ़ा, वो तो ठीक कर दिया आपने जो करा। तो उसमें अगर कूड़ बिल्कुल बंद हो गए ऊपर से, या थोड़े थोड़े वो खाली है बीच में से? ना, खाली है, एक बिलांत खाली है। तो अब वो खाली नहीं रहना चाहिए। मिट्टी चढ़ाने का तो मतलब ये है पूरा भरना चाहिए बीच में से भी। तो अब उसे करोगे नहीं करोगे? अब तो खुदाई कर देंगे दोबारा फिर। खुदाई क्या, उसमें मिट्टी चढ़नी चाहिए। लेकिन अगर खाद डालना चाहते हो आप, तो उसमें मिट्टी चढ़ाने से पहले कूड़ों में डाल के उसके बाद मिट्टी चढ़ानी चाहिए। हाँ, कूड़ों में डाल के खाद ये भी हल चलवाया था हमने। अच्छा, वो देसी खाद भी आपने कूड़ों में ही डाला? हाँ। वो और बढ़िया किया आपने, बहुत अच्छा काम किया है। तो अब इसी बात को पूछ रहे हैं कि उसमें ये यूरिया खाद बखेरना चाहिए अब? वो डालना तो पहले ही चाहिए था, मिट्टी चढ़ाने से पहले। मैं यही तो कह रहा हूँ आपको। क्योंकि वो मिट्टी में दबना चाहिए ना खाद। हाँ। लेकिन आप अगर वो बता रहे हो खाली है, तो उस पे अगर डाल के आपको दोबारा मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी फिर। हाँ, चलो कर देंगे, कोई बात ना है। हाँ, ठीक है बात। ठीक है घनश्याम जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, कि जब बरसात मान लीजिए देर से आती है, तो उसमें सिंचाई है, निकाई गुड़ाई है, इसका क्या महत्व होता है? देखिए, सिंचाई और निराई गुड़ाई का तो महत्व है ही है शिवनंदन जी। बिना पानी के तो कोई भी फसल होती नहीं है जी। जब पानी की जरूरत हो, पानी देना जरूरी होता है। घास को निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर घास नहीं निकालेंगे तो जो हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं वो घास ही ले लेगी, हमारी फसल तो लेगी नहीं जी। और प्रकृति ने एक और प्रबंध किया है कि जो खरपतवार होते हैं उनको ज्यादा स्ट्रांग बनाया है। वो हमारी फसल से भी पहले ले लेते हैं सारे उर्वरक को और जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो इसलिए फसल अगर हमारी साफ रहेगी और निराई गुड़ाई होती रहेगी, और तभी हमारी फसल सही हो पाएगी। तो इन दोनों चीजों का बहुत महत्व है जी। डॉक्टर साहब, बिल्कुल। इस समय हमारे किसान भाई सुन रहे हैं गन्ने की पाठशाला, और आज का हमारा विषय है गन्ने की फसल में मानसून पूर्व उर्वरक प्रबंधन। हमारे साथ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी, जो कि मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड में, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीतू सिंह जी, जो कि प्रोफेसर हैं कृषि प्रसार अमेठी नोएडा में। तो डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए किसी किसान ने मिट्टी चढ़ाने से पूर्व उर्वरक डाला और मिट्टी चढ़ा दी, और उसके तुरंत बाद बरसात हो जाती है, तो उसका क्या प्रभाव रहेगा? बरसात होने का तो अच्छा प्रभाव रहेगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि बरसात हुई कितनी है, पूरी तरह से खूड़ के अंदर तक नमी चली गई या नहीं चली गई। अन्यथा हमको पानी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो मिट्टी चढ़ाई है और अंदर हमने खाद डाला है, हमारा पानी खाद तक पहुंचना चाहिए, उस खाद तक भिगोना चाहिए उसको, तभी वो घुलनशील अवस्था में पहुंचेगा। अगर बारिश इतनी हो गई है कि वो अंदर तक पहुंच गया, तो पानी लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हमें पानी लगाना पड़ेगा। और नहीं, अगर ज्यादा बारिश हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, देखिए बहुत ज्यादा हो गई तो आपने मिट्टी चढ़ाई हुई है, तो वो खाद तो बेकार जाएगा नहीं। तो आप उसको थोड़ा, अगर बहुत ज्यादा मतलब क्या, मतलब 1 फुट पानी भर गया तो निकालना पड़ेगा फिर तो वो। नहीं, वही कह रहे हो कि अगर पानी ऐसा है कि एक खेत से बह के दूसरे खेत में जा रहा हो, तो दूसरे खेत में जा रहा हो, अगर अपने में ही जा रहा है, उसमें खाद नहीं लगाया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो देखिए, नाइट्रोजन तो उसमें पानी के साथ जाएगी जाएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अपने खेत में कर दें, धान के में कर दें, दूसरे गन्ने के में कर दें, तो वो ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि
सारे खेत अपने नहीं होते हैं, एक खेत के पड़ोस में दूसरे का खेत तो पड़ोसी के में कर दे, उसका भला हो जाएगा, बजाय कि उसे अलग अलग डाले। डॉक्टर साहब एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते सर जी। नमस्ते। हेलो। हाँ, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुशांत है सर। जी सुशांत जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं उड़ीसा से बात करता हूँ। तो क्या सवाल पूछना चाहेंगे कि आज का कार्यक्रम गन्ने से संबंधित है? जी जी जी, मेरा सवाल है कि डॉक्टर यश तिवारी सर से जी जी कि वो ह्यूमिक एसिड है जी, उसका एप्लीकेशन मेथड क्या है, मतलब शुगर कैन का? देखिए, ह्यूमिक एसिड बेनिफिट है। हाँ, ह्यूमिक एसिड का प्रयोग आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप उसका सॉइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो वो ह्यूमिक एसिड एक बहुत ही बढ़िया चीज है, और लेकिन नकली भी आ रहे हैं, उससे सावधान रहना है। तो एक कई प्रकार का आता है, ये बॉल्स भी आते हैं, फ्लेक्स भी आते हैं, इसके पाउडर भी आता है। तो इसको पानी में घोल के स्प्रे कर सकते हैं आप, और उसको अगर जमीन में डालना है तो आप उसको बुआई के समय डाल सकते हैं। 1 किलो पर एकड़ का बहुत होता है डोज, इससे ज्यादा नहीं डालना है, और महंगा भी होता है किसान को, नहीं तो महंगा पड़ेगा। जी सर जी। ठीक है सुशांत जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, डॉक्टर नीतू सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जब हमारे किसान भाई गन्ने की फसल में संतुलित उर्वरक प्रयोग करते हैं तो उसमें जो फसल का उत्पादन और बढ़े, उसके लिए क्या कुछ वैज्ञानिक आधुनिक विधियां भी ला रहे हैं? जैसे आपने कहा ना, संतुलित उर्वरक प्रयोग के लिए। हाँ, प्रयोग के लिए तो अभी जो रिकमेंडेड हमारा जो डोज है संतुलित के लिए, जैसे आपका 150 से लेके 180 kg यूरिया, आपका 60 से 80 kg के करीब पोटाश, और आपका फास्फोरस भी लगभग इसी मात्रा में। तो ये जो हमारा संतुलित है, ऐसी कोई आप जो तकनीकी की बात कर रहे हैं जी, तकनीकी है जिसमें और भी चीजें साथ में आपके, जैसे जैविक उर्वरक की बात की। हाँ। दूसरे भी उर्वरक उसमें प्रयोग किए जाते हैं, दूसरी भी, मतलब जो अनुपात आपने बताया, उसके अलावा कोई और भी अनुपात है कि जिससे उत्पादन दक्षता और बढ़ सके? तो आप एनपीके की बात कर रहे हैं कि अन्य इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? हाँ, सबकी बात, सभी की। तो इसे हम एक कह सकते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, है ना। इंटीग्रेटेड में क्या करते हैं कि हम इसमें अपना रसायन उर्वरक यूज भी कर रहे हैं और बायो फर्टिलाइजर भी यूज कर रहे हैं। तो ये हम जो आज आप कह रहे हैं नई तकनीकी यही है, जहाँ पे हम इनका समय पे, और आप डोजेस क्या लेंगे और दूसरा एप्लीकेशन कैसा है, इसका कब कर रहे हैं आप, है ना, इसका बहुत महत्व है उसके ईल्ड को बढ़ाने में। गलत समय पे अगर हम प्रयोग करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो समय पे करें, और एक उसकी जो मात्रा है वो सुनिश्चित हो कि आपने अपना मृदा का जो सॉइल टेस्टिंग के आधार पे करके आपने किया, यही साइंटिफिक। क्योंकि सॉइल में जो मृदा में हमारे जो तत्व है ना, अगर आपके पहले से ही हैं और आप उसमें और डाल देंगे तो वो उसका विपरीत प्रभाव भी चला जाता है। तो उसके आधार पे करें। तो डॉक्टर तिवारी जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं और गन्ने से उन्हें अच्छा उत्पादन मिले, क्योंकि अब इस समय हमारे किसान भाई गन्ने की जो आखिरी उर्वरक की डोज कुछ तो दे चुके हैं, कुछ देंगे, उसके बाद मिट्टी चढ़ाएंगे, तो कौन कौन सी कृषि क्रियाएं और करें जिससे उन्हें उत्पादन अच्छा मिले? क्या आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए, अभी एक तो जो मिट्टी चढ़ाने से पहले जो उर्वरक डाल दें, वो जैसा कि हमने बताया, उसके बाद में नाइट्रोजन अप्लाई ना करें। खरपतवारों का नियंत्रण रखें। अगर रोग और कीट लगते हैं तो उनका नियंत्रण करें। बंधाई करें अच्छी से, वो गिरने ना पाए, नहीं बंधाई नहीं की तो गिर जाएगा। बंधाई, उसके लिए मिट्टी चढ़ाते समय ये ध्यान रखें, दोनों तरफ से उसको मिट्टी को दबा देंगे तो गिरना और भी कम हो जाएगा, गिरने की संभावना कम हो जाएंगी। तो इन चीजों का ध्यान रखें। अपनी फसल पर रोजाना खेत पे जाएं, रोजाना उसका निरीक्षण करें। कोई रोग कीट या कुछ वो दिखाई दे एबनॉर्मल चीज तो उसका तुरंत निदान करें। और गन्ने की पाठशाला सुनते रहें, हाँ, क्योंकि हम महीने में 2 बार उन्हें समय समय पर बताते रहते हैं। तो अगर उनसे कोई भूल हो जाएगी तो हम उसको जरूर उसका निदान बताएंगे। दूसरा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता था, शिवनंदन जी, आपने बड़े अच्छे
प्रश्न किए हैं और जैविक खाद की भी बात करी है जी। तो देखिए ये इनको मैं 3 कैटेगरी में बांटता हूँ। एक तो रासायनिक उर्वरक हो गए, एक जीवाणु खाद हो गया, एक जैविक खाद हो गया जी। जीवाणु खाद होते हैं जिसको बायो फर्टिलाइजर, जिनमें जो वो होते हैं जीवाणु होते हैं जी, जैसे फास्फोरस सोल्युबल बैक्टीरिया हो गया, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक मोबिलाइजिंग, अभी तो सबके बोरोन के भी आगे, सभी के बैक्टीरिया आ गए। तो उसके बाद में ये जो जैविक खाद है कूड़ी का खाद होता है। देखिए जब से मैकेनाइजेशन आई है हमारे गन्ने में, तब से हमारे बैल पशु कम हो गए और खाद की उपलब्धता कम हो गई। तो किसान भाइयों से ये कहूंगा उसको खाद को बराबर डालते रहे, जितना डालोगे उतना ही फायदा होगा। जी बिल्कुल फायदा होगा। डॉक्टर नीतू सिंह जी, डॉक्टर तेवतिया जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और किसान भाइयों को राम। अंतर्गत आप सुन रहे थे गन्ने की फसल में मानसून पूर्व उर्वरक प्रबंधन विषय पर विशेष जानकारी। आज के हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीतू सिंह और जो हमारे दूसरे विशेषज्ञ थे डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया। बिल्कुल, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटास लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। कार्यक्रम के प्रस्तुता करता थे तुषार पारसा और कार्यक्रम संयोजक थे शिव नंदन लाल। इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है। सभी सुनने वाले भाइयों बहनों का हमारा राम राम।